समझ में आ रही कि नहीं, एक बार क्लियर करिए। जी सर। और जब बुजुर्गों की बात होती है तो वहाँ बेसिकली बुजुर्ग लोगों के लिए एक विशेष समूह से जुड़ा होता है और उसे सीधा बेसिकली लाभ देने की बात की जाती है वृद्ध व्यक्तियों या बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए। तो उस प्रक्रिया में लेकिन यहाँ जो शब्द रिलेट कराया गया कि अनुष्ठानिक अधिगमन का अनुप्रयोग किया जाता है, ये खास शब्द जहाँ एक किसी समस्या का समाधान के लिए प्रोग्राम, कार्यक्रम इत्यादि चीज़ों को रिलेट करके आप पूरे परिवार को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, तो वहाँ भूमिका ऑप्शन नंबर ए की बनेगी और पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर फिर सत्य हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है, फिर बढ़ता हूँ। हाँ सर, आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों मेरे यहाँ आज बहुत स्लो आ रही है। थोड़ा सा या तो आपने कोई चीज़ लगा रखा होगा या तो आवाज़ स्लो आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा। तो जो वैश्विक समाज पर हस्तक्षेप की प्रविधियां टेक्निक्स हैं, हाँ, उसमें बताया था कि जो हैमिल्टन ने जो 3 प्रकार के बताया था, उपचार की विधियां, और होलिस ने 4 बताया था। हाँ, ठीक है। हाँ। इसका आपको समझ में आया? देखिए ये सर आपका जो ये डाउट है, फिर मेरी बात को सुनिएगा। समाजकार्य हस्तक्षेप की जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, बेसिकली उन विधियों में व्यक्तिगत सेवा कार्य के द्वारा आप उसकी मदद कर रहे हैं या उसकी उपचार कर रहे हैं, तो उस उपचार में उन्होंने 3 तरीके से बताया। गार्टन हैमिल्टन ने कहा कि एक आप सेवार्थी के सामने प्रस्तुत हो के जब आप उसकी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, तो एक तो वह एक प्रत्यक्ष उपचार बना। एक अप्रत्यक्ष उपचार वो बना कि जैसे आप किसी के कार्यक्रम को बनाकर या उसकी रक्षात्मक बातें कर रहे हैं या उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसे आप अवसर दे रहे हैं, तो वह एक प्रकार के पर्यावरणीय जोड़ तोड़ के संबंध में अप्रत्यक्ष उपचार विधि के रूप में प्रस्तुत हुआ। और एक रिप्रेजेंट किया गया मैनेजमेंट को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशंस को, जहां आप किसी क्लाइंट के लिए एक सही तरीके से मैनेजमेंट या प्रबंधन कर रहे हैं उसके उपचार के लिए। तो ये 3 तरीका, एक तो प्रबंधन करना, दूसरा मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करना, तीसरा आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट करना। तो ये हैमिल्टन के 3 भागों में वर्गीकृत था। लेकिन जो होलिस महोदय थे, उन्होंने उसका उपयोग करते हुए ट्रीटमेंट के 4 प्रोसेस के बारे में बताया। 4 प्रोसेस मतलब 4 प्रक्रिया। अच्छा, ये 4 प्रोसेस वही हैं जो सोशल केस वर्क के ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ होते हैं, जैसे स्पष्टीकरण है, समन्वेषण है, संबल है, सपोर्ट जिसको आप कहते हो उसे संबल कहा जाता है, एक अर्थ निरूपण है। उनमें जो है इन चारों का प्रयोग होता है। वो नाम फ्लोरेंस होलिस आता है, लेकिन फ्लोरेंस होलिस ने सोशल केस वर्क की अवधारणा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवधारणा के रूप में विभक्त किया था। अवधारणा है ना, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपचार के बारे में जिक्र, उपचार मतलब ट्रीटमेंट टेक्निक के बारे में जिक्र जो किया वो गार्टन हैमिल्टन ने किया। गार्टन हैमिल्टन ने किया। बताइए एक बार, स्पष्ट है क्या? हाँ ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार स्पष्ट करिए। ओके, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरीके से जिसके भी मन में कोई डाउट वगैरह हो, इस तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। कहता है अर्थ निरूपण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल है? अर्थ निरूपण की प्रक्रिया में वो एलिमेंट हमें बताना है कि वो तत्व कौन सा इन्वॉल्व है। ऑप्शन कहता है कार्यकर्ता और व्यावसायिक के मध्य में एक घनिष्ठ संबंध का होना। क्या ये अर्थ निरूपण होगा? अर्थ निरूपण में अगर हम बात करते हैं, ये उपचार की एक प्रक्रिया है।
उपचार की प्रक्रिया समन्वेषण भी है, उपचार की प्रक्रिया स्पष्टीकरण भी है, उपचार की प्रक्रिया संबल भी है, उपचार की प्रक्रिया अर्थ निरूपण भी है। तो अर्थ चेतन से संबंधित है। इसके उपयोग के पहले कार्यकर्ता के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट बातें कही गई है। तो कार्यकर्ता और व्यावसायिक के मध्य संबंध होना चाहिए, वो भी घनिष्ठ टाइप का, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे, व्यावसायिक संबंध बना रहे। इस परिप्रेक्ष्य में ये भूमिका आता है, इसलिए पहला पॉइंट आपका करेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट कहा कि सेवार्थी की समस्या का जो स्रोत है, जो रिसोर्सेज है, वो गंभीर और आंतरिक दबाव एवं द्वंद्व हो। द्वंद्व मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि अगर कोई सेवार्थी की समस्या है तो उस समस्या के लिए कितनों भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, है ना, चाहे वो आंतरिक दबाव हो, प्रेशर, चाहे वो द्वंद्व टाइप का, कॉन्फ्लिक्ट टाइप का हो, तो उन संबंध में आप सभी लोगों को ट्रीटमेंट के दौरान अर्थ निरूपण की प्रक्रिया में आपको रिसोर्सेज का भी यूज़ करना होगा। कहने का मतलब ये, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं सोशल वर्क में, बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है यहाँ पे स्रोत, है ना, और यही स्रोत इस लाइन को सत्य करती है। सर्वप्रथम सेवार्थी को व्याख्या के द्वारा सहायता प्रदान करने की स्थिति में लाया जाना आवश्यक होता है। साथ ही साथ सेवार्थी में व्याख्या की जो रिस्पॉन्स, जो अनुक्रिया होती है, उन अनुक्रियाओं का भी अवलोकन किया जाता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहला पॉइंट भी और दूसरा पॉइंट भी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सत्य माने जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, पहला पॉइंट भी और दूसरा पॉइंट भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। इंटरव्यू की बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरव्यू एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में आप लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, और आप सबको मालूम है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में किसी निश्चित प्रयोजन हेतु कोई अनौपचारिक मूल्यांकन कर रहे हैं या कोई आप औपचारिक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार का इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार व्यक्ति के परस्पर संपर्क की एक क्रमबद्ध प्रणाली मानी जाती है। तो उसी में एक विद्वान ने एक बात कही है, जरा पहचानिएगा आप लोग, कि साक्षात्कार को क्रमबद्ध प्रणाली माना जाता है। ये बात सत्य है, सिस्टमैटिक ढंग से किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, जिसके द्वारा यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम कल्पनाशीलता से प्रविष्ट होता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से परिचित है। यह किस विद्वान का कथन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं ऑप्शन ए पीवी यंग का नाम बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, एक तो बात आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि क्रमबद्ध प्रणाली इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, क्रमबद्ध प्रणाली के बाद कल्पनाशीलता में प्रविष्ट होता है ना, और वो आंतरिक जीवन में चाहे वो अधिक हो या कम हो, इस प्रक्रिया में पीवी यंग महोदय ने बात किया है। पीवी यंग ये वही विद्वान हैं जिन्होंने सोशल रिसर्च में कुल 15 स्टेप बताए थे। 15 स्टेप बताए थे। इनका नाम वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हेल्डर एंड लिडमैन की बात करें। ये लिडमैन वो हैं जिन्होंने 7 चरण बताए थे आप लोगों को कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको वो ध्यान रखना है। परंतु यहाँ पे हेडर के साथ नाम आता है, तो इन्होंने कहा कि इंटरव्यू के दौरान 2 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति के बीच में कोई संवाद हो रहा है या मौखिक उत्तरोत्तर की बात हो रहा है या प्रत्युत्तर की बात हो रहा है, तो उस कंडीशन में इनकी परिभाषा बन जाती है।
HH पल्लमैन, आप सबको मैंने कोई शेयर कर रहा है यूट्यूब, क्या हुआ? यूट्यूब पे फिर लाइव शेयरिंग पे आया हुआ है सर, लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब। अरे यार कौन बच्चा कर रहा है ये सब? सर वो स्क्रीन शेयर करता है वो तो नहीं है? हाँ नहीं कोई नहीं, उससे नहीं होता है। यहाँ चलिए आ जाइए एक बार क्लास में आइए। एक सवाल कहता है कि साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों और अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद या मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं, तो साक्षात्कार के संबंध में एक किस विद्वान का कथन माना जाएगा? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नाम बता सकते हैं। पल्लमैन, बीजी खैर, PV यंग और हेल्डर एवं लिडमैन। बता बिल्कुल, यहाँ सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर डी है। मैंने ऊपर वाले सवाल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था, यही आपका करेक्ट जवाब है। ये देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक अगला जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा साक्षात्कार के उद्देश्य हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सूचना प्राप्त करना और प्रदान करना, समस्या के स्वरूप का चित्रण कर देना और व्यक्ति के गुणात्मक तथ्यों का पता लगाना और उपर्युक्त सभी। साक्षात्कार का मोटो बताना है, ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए साक्षात्कार व्यक्तिक सेवा कार्य के अंतर्गत सहायता का एक मुख्य माध्यम होता है। सूचना प्राप्त करना और प्रदान करना एक प्रकार से इंटरव्यू कहलाता है। बेसिकली साक्षात्कार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, परीक्षा में आता है द्विमार्गी, है ना, द्विमार्गी आता है परीक्षा में। या एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे करता हूँ तो आप उधर से प्रत्युत्तर देंगे, यानी दोनों तरफ का एक प्रकार का रास्ता बन गया। तो इसलिए कहा जाता है द्विमार्गी प्रक्रिया है। तो इंटरव्यू, सूचना प्राप्त करना और प्रदान करना द्विमार्गी प्रक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो द्विमार्गी, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, क्योंकि इसके माध्यम से कार्यकर्ता और सेवार्थी के विषय में सूचना प्राप्त करता है और स्वयं के बारे में अपेक्षित सूचनाएं भी प्रदान करता है। समस्या का स्वरूप का चित्रण करना है, इसका मतलब है सेवार्थी की जब आप मदद करेंगे तो समस्याओं को समुचित तरीके से आप वहाँ पर दर्शाएंगे या निरूपित करेंगे, तो उस प्रक्रिया में इसको कहेंगे कि चित्रण है। और व्यक्ति के गुणात्मक तथ्यों का पता करना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति के अंदर गुणात्मक एलिमेंट होते हैं, जैसे विचार हो गए, भावना हो गए, विश्वास हो गए, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से मिलती हैं, उन सभी का पता लगाना कहलाता है। तो यानी गुणात्मक तथ्यों को केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही जाना जा सकता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। गुणात्मक तथ्यों को ना केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही जाना जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। गुण उसके क्वालिटी के आधार पे, मात्रात्मक में बेसिकली चीज़ें तो अलग होती हैं क्योंकि संख्या पे आधारित होती है, और गुणात्मक में उसके गुणों पर बेस्ड होता है। कोई व्यक्ति अगर आपको अच्छा लगे तो अब भी आप उसको सिलेक्शन दे देते हो, तो ये गुणात्मकता का पार्ट बन जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा साक्षात्कार के प्रकार नहीं है? अतिरिक्त सूचना का एकत्र करना, प्रकार पूछा है, नहीं है भाई। संरक्षित, असंरचित और मिश्रित एवं गंभीर साक्षात्कार, कौन सा नहीं है इसमें आपसे पूछा है? देखिए बेसिकली क्या है, इंटरव्यू कई टाइप का होता है, कई प्रक्रिया में होता है, परंतु अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे एक होता है संचरित, एक होता है असंचरित इंटरव्यू।
संचरित वाले को हम लोग कहते हैं निर्देशन का पार्ट है, नियंत्रण का पार्ट है, मार्गदर्शन का पार्ट है ना। इसके अंतर्गत पहले से प्रश्नावली बन जाती है, पहले से प्रश्न वगैरह बनाकर आप लोग आए होते हैं तो आप इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हो। तो ये क्या कहलाता है? संरचित भी कहलाता है और इसे ही संरचित भी कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मार्गदर्शी भी बोला जाता है, नियंत्रित भी बोला जाता है। तो ये आपका पहला हो गया, टाइप है ये। असंरचित, इस इंटरव्यू में अनिर्देशन होता है। साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों की रचना कर देगा। ये मुक्त साक्षात्कार के रूप में होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कोई बात रैंडम पूछ लेता हूँ, बताइए किस विद्वान ने इंट्रोडक्शन टू सोशल केशवर की किताब लिखा है, रैंडम में मैंने पूछ लिया तो आपने ग्रेस मैथ्यू का नाम ले लिया। तो इस कंडीशन में जब मैंने रैंडम कोई चीज़ें बना देता हूँ, अचानक कोई प्रश्न बना देता हूँ, है ना, तो वहाँ पे सूचनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने लेते हैं, तो उस कंडीशन में असंरचित कहलाता है ये। तो ये मुक्त साक्षात्कार का एक प्रकार का रूप भी है, इसको कहा जाता है। दूसरा गंभीर, आप ये कह लीजिए मिश्रित। ये मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण वही होगा जैसे ऊपर का पहला संरचित और असंरचित, ये दोनों का मिश्रण हो गया इसमें। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रणाली में सेवार्थी का अपना वर्णन करने के लिए स्वतंत्र होता है और सेवार्थी की तुलना करने के लिए साक्षात्कार लेने वाले की सूचना का आदान प्रदान करने के लिए प्रश्न भी बनाए होते हैं और प्रश्न नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकते हैं इस कंडीशन में। तो साक्षात्कार का उद्देश्य बेसिकली प्रभावित हो जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी वाला ही करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। सॉरी डी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, डी तो आपका सही। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल है? बताइए। प्रक्रिया मैंने अभी बताया था आपको, प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल है। देखो 3 प्रयोजन होते हैं भाई, एक तो स्थिति के बारे में, ओके। इस प्रक्रिया में आपको बता दें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं भैया ये नियम तो अटल है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो इसी में साक्षात्कार के दौरान कहा कि स्थान और समय का निर्धारण होना, है ना, ये बात देखो होना चाहिए, स्थान और समय का निर्धारित होना चाहिए, यानी स्थिति की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। प्रक्रिया में ये बात तय है कि होगा कहाँ पर और कौन से समय इंटरव्यू होगा, और ये होता है। सेवार्थी के व्यक्तित्व के प्रति आदर का भाव होना, है ना, ये बात होनी चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, है ना, और सेवार्थी की प्रतिक्रिया और हाव भाव का अवलोकन भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की समझने के लिए उसके आदर भाव या दूसरे व्यक्ति के द्वारा साक्षात्कारता को समझने के लिए भी वहाँ पर इस प्रक्रिया का संचालन। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी आप बता रहे हैं वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, है ना। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सत्य है ना। ठीक है, क्लियर है? हाँ बताइए। यस सर। ओके, यस सर। एक सवाल आता है, अध्ययन की तकनीक यानी सिद्धांत को कारगर बनाने के उद्देश्य से अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ये बात सही है भाई, अध्ययन की कोई तकनीक है या सिद्धांत है, उसको कारगर बनाने के उद्देश्य से ही आप इसको यूज़ करते हैं, तकनीक को अदरवाइज यूज़ क्यों करते हैं आप लोग? तो आप उस कंडीशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना उचित समझेंगे, है ना। बंद मत करो, खोल दो। सर डी हुआ ऐसे सब। हाँ, डी सर, केंद्र का भी, अवलोकन का भी और सम्मेलन का भी। हाँ हाँ, अच्छा, तो यहाँ आपने ऑप्शन कौन सा लगाया? एक मिनट, सही बात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी सत्य माना जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए,
अब देखिए, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने होंगे, इसको मैं आपको बड़ा ध्यान समझाऊंगा, क्योंकि परीक्षा में यही प्रश्न आपको बड़ा कंफ्यूज करेंगे। आज की जो वीडियो या क्लास मेरा क्वेश्चन पेपर करवाने का मोटो रहा है, ऐसे प्रश्नों को आप लोगों से प्रैक्टिस करवाने का रहा है, ताकि आप इन प्रश्नों को अगर कर लेंगे आसानी से ना, कई मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा यहाँ पे और कई तरीके भी बताऊंगा सॉल्व करने का। तो इस प्रश्न में बेसिकली बच्चे बड़ी गलती करते हैं। एक बार प्लीज म्यूट हो जाइए, ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज़ स्पष्ट है या नहीं? बताइए, एक बार बताइए। जी सर, ब्रेक हो रही है, मुझे भी नहीं है। ओके, कई बच्चे कह रहे हैं ब्रेक हो रही, कई बच्चे कह रहे हैं। सिराज, कैसी आवाज़ क्या है सिराज जी? आवाज़ ब्रेक है? अरे भाई बताओ। जी सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है सर। ओके, बहुत ब्रेक हो रही है सर। ठीक है। अब सवाल आपसे परीक्षा में आएगा एक कथन और कारण करके। इस कथन को अच्छे से आपको पढ़ना होगा और कारण को भी आपको पढ़ना होगा बहुत ध्यानपूर्वक, और आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। एक ऑप्शन में रहेगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये पहला ऑप्शन होगा। अगर आप ए ऑप्शन कहेंगे तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि व्याख्या कह रहे हैं आप लोग सभी लोग, और दोनों ऑप्शन को आप सही मान रहे हो, ए और आर को। पहले मैं समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, म्यूट रहिएगा। दूसरा ऑप्शन कहेगा कि ए आर दोनों सही होगा, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करेगा, आर ए की व्याख्या नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन कहेगा ए सही होगा किंतु आर गलत हो जाएगा। पहला वाला आपको जैसे मिलेगा आप सही कर देंगे, दूसरे वाले आर को गलत कर दीजिएगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा, पहला वाला गलत हो जाएगा और लास्ट वाला सही हो जाएगा। ये चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। बड़े आसान सवाल होते हैं, आपके तर्क पर ये डिपेंड होता है केवल इस प्रश्नों को सही करने के लिए। और बच्चों से आपका किस तरीके से अलग होगा परीक्षा में, ये इस टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में तय करते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे। एक सवाल सुनिएगा, यहाँ या तो जो कथन दिया रहेगा, मैं समझा रहा हूँ, शायद कोई बच्चा म्यूट नहीं हो रहा, भाई म्यूट हो जाइए प्लीज़, बार बार आपकी आवाज़ बैकग्राउंड आ रही है, मुझे लग रहा है कि और भी बच्चे वहाँ पे तकलीफ में होंगे आपकी आवाज़ की वजह से। प्लीज़ एक बार म्यूट हो जाइए। आपको बता दूँ कि स्टॉप का नाम यहाँ पे मिलता है, या कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो उस स्टेटमेंट में आपको ढूंढना होगा फैक्ट। पहली बात, यदि वो फैक्ट सत्य है तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें पता है। दूसरा, या तो वही फैक्ट से संबंधित समाज को ध्यान में रखते हुए अप्लाइड प्रश्न बनाए जाएंगे कि ये बातें समाज में होती है, तो उससे परिणाम क्या बनेगा, क्या समाज वहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, तो ये सवाल आपके प्रश्न आएंगे। अच्छा आएंगे, अभी मैं दिखाता हूँ, परंतु यहाँ जो 33 क्वेश्चन कथन में दिया गया है ये फैक्ट है, क्योंकि किसी विद्वान के द्वारा कही गई बात है। और मैंने पहला सवाल आपको करवाया था कि समाज कार्य ऐसी कला जिसमें साधनों का प्रयोग व्यक्तिक, सामूहिक, सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये तो कोई विचारणीय बात तो नहीं है, ये फैक्ट पर है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। ध्यान सुनिएगा। अब दूसरी बात सुनिए, कारण, ये सोचने वाली बात है। कारण को, कारण मतलब आर, सोचने वाली बात है, रीज़न। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करोगे? व्यक्तिक, सामूहिक, सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब ये एक बात तो ये तय हो गई कि दोनों स्टेटमेंट सत्य है। अब आपको पता करनी ही व्याख्या। तो एक चीज़ ध्यान सुनिए, आप जैसे ही ए स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए ना, पढ़ने के बाद लगाइए क्योंकि, लगाइए क्योंकि, और क्योंकि लगा के कारण को पढ़ना शुरू करिए। और यदि सही सेंटेंस बैठता है,
सही सेंटेंस अगर बैठता है तो इसका मतलब है कि वह एक्सप्लेनेशंस है, वह एक्सप्लेनेशंस है, सही सेंटेंस। जरा मैं आपको इस ट्रिक का यूज़ करके एक बार बताना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। स्टुप के अनुसार समाज कार्य एक कला है, एक ऐसी कला है जिसमें साधनों का प्रयोग वैयक्तिक, सामूहिक, सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा भाई क्यों? तो आपने कहा कि क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति, किन आवश्यकताओं की? जो वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए समाज कार्य एक कला है। देखिए ये सही सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सही एक्सप्लेनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ। और यदि आपके परीक्षा में क्योंकि लगा के इस तरीके से अगर सवाल बना तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले ऑप्शन का आप चुनाव करिएगा जो कि व्याख्या करेगा। अभी आपको बताऊंगा कि जो व्याख्या नहीं करेगा, जो दर्शाता है बेसिकली अलग अलग स्टेटमेंट को, अभी मैं उसको भी बताता हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। आपको एक और प्रश्न मिला है जो 33 का एक प्रकार से कह सकते हो हूबहू कॉपी है, परंतु आप अपने मन से बताइएगा यहाँ पे व्याख्या है या नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पार्लियामेंट पूछा है एक फैक्ट के रूप में। देखो नाम आया, इसका मतलब है कि फैक्ट है। ये बात ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैयक्तिक समाज कार्य के अंग के रूप में प्लेस यानी स्थान, व्यक्ति यानी पर्सन, प्रॉब्लम यानी समस्या, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और इसने कहा प्रविधियों की चर्चा की है, प्रविधियों की चर्चा की है। आप सभी लोगों को याद अगर है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। मेरी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। शुरुआत में ही किसी स्टूडेंट ने प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के बारे में, हैमिल्टन के बारे में, है ना, फ्लोरेंस होलिस के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। एक स्टूडेंट का भी शायद वहाँ पे डाउट था। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, जब आपसे ये बात कही जाए प्रविधियों के बारे में, प्रविधि का मतलब होता है मेथड, तो मेथड भी पार्लियामेंट की प्रक्रिया में नाम आता है। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, पार्लियामेंट का नाम मेथड में आता है, ये बात सत्य है, क्योंकि सामाजिक कार्यात्मकता की समस्या का सामना जो है उच्चतर प्रकार से किया जाता है। तो उस कंडीशन में जो प्रविधियां होती हैं वो बेसिकली वैयक्तिक समाज कार्य का हस्तक्षेप की अवस्था का अध्ययन कर रहे हो तो वो प्रविधि है। बात को सुनिए, वही प्रविधि है। मैंने कहा साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन अभिलेख सिद्धांतों का प्रयोग किया, तो वही एक प्रकार की प्रविधि है। तो ये प्रविधियां जब आपसे अवस्थाओं के बारे में, जैसे बुजुर्ग समाज कार्य हस्तक्षेप है ना, आपसे पूछ रहा, महिला समाज कार्य हस्तक्षेप पूछ रहा है, तो ये नाम आप हस्तक्षेप की प्रक्रिया में पार्लियामेंट का नाम लगा सकते हैं। दूसरी बात, प्रविधियों पर चर्चा करते हुए इन्होंने व्यक्तिक सेवा कार्य के संदर्भ में अध्ययन, निदान, मूल्यांकन और उपचार के माध्यम से सेवार्थी की समस्या का अध्ययन करते हुए समाधान का प्रयास भी बताया है। यदि आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप सुन लीजिए। निदान के 3 प्रकार किसने बताए हैं? इटियोलॉजी, जिसको कार्ला विनेशी कहते हो, गतिशील और एक उपचारात्मक, 3 टाइप का निदान किसने बताया है? पार्लियामेंट ने सर। पार्लियामेंट। तो बताइए कितने बच्चे इस बात से सहमत है कि ये प्रविधियों की चर्चा करता है पार्लियामेंट? सहमत हो? यस सर। चलो लर्न। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, कारण सेवा कार्य के संदर्भ में अध्ययन,
निदान, मूल्यांकन और उपचार के माध्यम से सेवार्थी की समस्या का अध्ययन किया जाता है। सेवार्थी की समस्या का अध्ययन किया जाता है। अब सुनिए, सेवा कार्य के संदर्भ में आप सोच रहे होंगे कि सर मूल्यांकन पहले बता रहे हैं, उपचार बाद में बता रहे हैं। उपचार पहले होता, मूल्यांकन बाद में होता, यहाँ सिचुएशन नहीं दर्शाया गया है। आप बोल सकते हो आगे पीछे हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैरी रिचमंड तो बताए हैं ये बात, प्लस सेवा कार्य के संदर्भ में पार्लियामेंट ने भी ये बात बताई है, तो कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि ये भी स्टेटमेंट सत्य है? सही है सर। सही है। सही है सर। अब सही है सर। हाँ, अब मेन बात सुनिए। हाँ, ये सर सही है। अब मुख्य बात सुनना है आपको। मुख्य बात सुनिए, मैं लगाऊंगा क्योंकि पार्लियामेंट ने व्यक्तिक सेवा कार्य के अंग के रूप में स्थान, व्यक्ति, समस्या, प्रक्रिया, प्रविधियों पर चर्चा की। अच्छा, इसलिए इन्होंने कहा, मैंने कहा भैया क्यों किया? तो आपने कहा कि सर क्योंकि जो व्यक्तिक सेवा कार्य है वो अध्ययन, निदान, मूल्यांकन, उपचार के माध्यम से ही समस्या का अध्ययन कर सकते हैं हम, इसलिए मैं इसका प्रयोग करता हूं। तो क्या इसकी व्याख्या है या नहीं है? है सर। बिल्कुल है। अगर आपको बता दो, अब आप में और उन बच्चों में अंतर क्या होगा? जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं, वो बच्चे का दिमाग तुरंत क्लिक करेगा। अध्ययन, निदान, मूल्यांकन, प्रक्रिया, मैरी रिचमंड की ये बात ध्यान रखिएगा, तुरंत क्लिक करेगा। और ये लॉजिक है, ये सामान्य बात है कि क्लिक करेगा। यही आपका प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपको अंतर दिखाएंगे, है ना? यही आपको अंतर दिखाएंगे, यही आपको नंबर बढ़ाएंगे परीक्षा में। तो सॉरी स्वतंत्र जी, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है। कोई बच्चा सुना, जरा मुझे बताएं। हमने कहा कल में जो प्रोसेस है, हाँ। प्रोसेस के अंतर्गत ही तो हम ये अध्ययन निदान की प्रक्रिया अपनाते हैं। इनसे तो नहीं कहेगा पार्लियामेंट का ही। देखो, मैं आपको बता दूं सर, सोशल केस वर्क की जब प्रविधियों की हम बात करते हैं, उन प्रविधियों में सर, उन मेथड में अध्ययन, निदान, मूल्यांकन, उपचार आता है। और इन प्रविधियों के माध्यम से हम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ये प्रविधियों के माध्यम से ही इनका अध्ययन करके हम उस समस्या का जब अध्ययन करेंगे तो उसका हम निदान कर सकते हैं। तो ये बातें हैं सर इसके अंतर्गत। आवाज़ आपकी सर आज स्पष्ट नहीं आ रही। स्वतंत्र सर शायद आप बात कर रहे हैं मुझसे, स्वतंत्र जी? हाँ, मेरे यहाँ आवाज़ शायद, आप बाकी बच्चों की आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी बच्चों का आ रही है। चलिए एक और सवाल देखिए। अब एक और सवाल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न आपको यहाँ पर विचार करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 35 पर क्या बोलता है? कहता है कि परिवार और घर और परिवार की सुकून, शांति, सुरक्षा और कभी ना समाप्त होने वाली खुशियों की परंपरा छवि होता है। ये पता सवाल कहाँ से है? मैं आपको बता दूं, ये सवाल अप्लाइड है और ये हस्तक्षेप की प्रक्रिया से है। परिवार और समाज कार्य हस्तक्षेप के प्रक्रिया से है। और ये बात देखिए सर, सत्य है। घर और परिवार की सुकून, शांति, सुरक्षा और कभी ना समाप्त होने वाली खुशियों की एक परंपरागत छवि होती है, उस चीज़ को रिलेट कराता है, इसलिए स्टेटमेंट ये वाला आपका सत्य है। दूसरी बात कहता है कि वर्तमान के संदर्भ में, मतलब आज के समय भागती हुई जिंदगी में परिवारों में मतभेद हो रहे हैं। मतभेद के कारण परिवार जो है बंटते जा रहे हैं, यानी विभाजित हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है सर। बिल्कुल यस सत्य। सर। यानी आप इस हिसाब से अगर देखते हैं, अपने एक विचार के आधार पे, एक कॉमन सेंस के आधार पे, तो आप कहते हैं समाज कार्य को परिवार विघटन, वैवाहिक मतभेद के स्तर, कारणों का निर्धारण और मध्यस्थता की योजना बनाने के लिए
एक मुख्य भूमिका निभाता है परिवार और समाज कार्य का हस्तक्षेप, जो ये पूरी लाइन को दर्शाता है। परंतु अब हम बात करेंगे इसकी व्याख्या पर, और ये व्याख्या समझिएगा। एक पहले स्टेटमेंट देखिए, जब आप ये बात जानते हो कि परिवार और घर की सुकून, शांति, सुरक्षा, कभी ना समाप्त होने वाली खुशियों की एक परंपरा छवि है। अच्छा, छवि का मतलब समझते हैं आप लोग? छवि प्लीज बताइए एक बार। रेपुटेशन, बिल्कुल 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 सही बात। छवि का मतलब एक प्रकार से, जो एक प्रकार से आज के समय में घर और परिवार की सुकून, शांति, सुरक्षा, खुशियों की परंपरा है। एक प्रकार से रीति रिवाज, परंपरा, मानदंड और एक छवि, वही शब्द है। छवि होती है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये सभी सुकून, शांति, सुरक्षा, कभी ना समाप्त होने वाली खुशियाँ, ये परंपरा है एक प्रकार की। तो इस कंडीशन में ये बात सत्य है। अब आप ये सोचिए कि घर परिवार की सुकून, शांति, सुरक्षा और कभी ना समाप्त होने वाली खुशियों की परंपरागत छवि होती है। तो मैंने कहा भैया क्यों होती है छवि? तो आपने कहा कि सर इसकी छवि इसलिए होती है क्योंकि आज के समय में, आज के वर्तमान समय में भागती हुई जो जिंदगी है, परिवारों में मतभेद हो रहे हैं। उनके कारण से परिवार एकाकी तरफ बढ़ रहा है, विघटन हो रहा है, अलगाव हो रहा है। वर्तमान समय में परिवार में अगर हम बात करें, संयुक्त परिवार टूट कर एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रिश्तों की अहमियत घटती जा रही है। परिवार के सदस्यों की स्वार्थ की भावना घर एक प्रकार से घर कर जाती है। घर कर जाने का मतलब एक प्रकार से अपना उसमें बना लिया है जड़, उस समस्या के समाधान के लिए, है ना। तो इस कंडीशन को दर्शाता। तो आप मुझे एक बार बताइए, क्या इसकी व्याख्या है या व्याख्या नहीं है? सर है, इसकी व्याख्या है सर। बिल्कुल है सर। हाँ, देखिए अगर कहीं पर भी आपके मन में कोई दुविधा लगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन चांस है मुझसे पूछने के लिए। और भी बच्चे हैं, अपने भी राय को रखेंगे वो लोग, हम भी अपनी राय को रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए है, व्याख्या हो रही है। व्याख्या है क्योंकि ये ऊपर एक परंपरागत छवि दर्शाया, दूसरा इसने एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है कि परिवार जो है आज के समय में ये विघटन का पार्ट बन रहा है। परिवार विघटन का पार्ट बन रहा है। मानसिक तनाव, मनोरोगियों की संख्या परिवार में लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक रूप से दुखद और हानिकारक ये सब हो रहा है। तलाक के बाद भी अगर मैं बात करूं, मामला ऐसा आ रहा है जो बेसिकली बच्चों पर इसका बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों पर, है ना, बच्चों पर। सर इसका ऑप्शन में क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए को लगाए मैम। ऑप्शन ए के ऊपर है, ऑप्शन ए मैंने ऊपर पहले बता दिया है। देखो ये वाला ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। अब ये जो प्रश्न आया है ये अलग है लास्ट 2-3 प्रश्नों से। अब ध्यान सुनिए। पहला कहता है कि व्यक्तिगत सेवा कार्य के संदर्भ में हैमिल्टन की 3 प्रविधियां का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तीनों प्रविधियां आज मैंने शुरुआत की क्लास में भी बता दिया, और ये बात सत्य है। प्रत्यक्ष प्रशासन और अप्रत्यक्ष उपचार, जहाँ पे आप पर्यावरणीय जोड़ तोड़ की बात करते हैं, बात सत्य है ना, तो इसलिए करेक्ट होगा। बोलिए। यस सर। ओके। राजा राम शास्त्री ने बेसिकली इसने सोशल वर्क में मेथड्स यानी प्रविधियों की किताब लिखी है ना, किताब इन्होंने मेंशन की है सोशल वर्क में। तो प्रविधियां और सह प्रविधियों की चर्चा किया है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अब आप लोग बताइए एक कॉमन सेंस कि यहाँ तो जो कथन ए है ये हैमिल्टन के बारे में चर्चा है, कारण जो है वो आर है, वो राजा राम शास्त्री के बारे में चर्चा है। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई।
तो व्याख्या तो हुई नहीं, यानी आर ए की व्याख्या तो कर नहीं रहा है। अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ? यस सर, इसमें बी होगा सर ऑप्शन, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। हाँ, अच्छा अब देखो, ये तो आपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया, अब मैं क्योंकि लगाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखो पढ़ने में यहाँ पे आएगा। व्यक्तिक सेवा कार्य के संदर्भ में हैमिल्टन ने 3 प्रविधियों का उल्लेख किया, फैक्ट है। तो मैंने कहा भैया क्यों यूज किया, क्या ज़रूरत थी? तो आपने कहा कि सर क्योंकि राजा राम शास्त्री ने अपनी पुस्तक में प्रविधियों और सप्रविधियों की चर्चा की। अब सुनिए, सिंपल सी बात है, जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हैमिल्टन ने 3 प्रविधियों का उल्लेख किया सोशल व्यक्तिक कार्य में, और वो क्या यूज बेसिकली व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, व्यक्तियों की समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, व्यक्तियों की समस्या के समाधान करने के लिए ये सब लिखना चाहिए था। इसके लिए यूज किया ना प्रविधि का। मैंने कहा क्यों, तो आपने कहा भाई क्योंकि इसके लिए यूज होना चाहिए था। तो यहां क्योंकि तो कह दिया राजा राम शास्त्री को, तो सेंटेंस डिफरेंट बन गया, अलग बना कि नहीं बना? डिफरेंट। ये राजा राम शास्त्री के लिए ये बात नहीं कही गई है। हैमिल्टन राजा राम शास्त्री के बारे में बात नहीं करते हैं। राजा राम शास्त्री अलग विद्वान हैं, वो अलग विद्वान है। तो राजा राम शास्त्री की ये पुस्तक थी प्रविधि और सप्रविधियों के बारे में। तो ये आपकी व्याख्या यहाँ टोटली डिफरेंट आपको दिख जाएगा, बिल्कुल अलग लाइन पकड़ लेगा वो। जब आप पढ़ोगे ना, वो दूसरी तरफ इंडिकेट करने लगेगा आपको। और जैसा कि इस सवाल में कर रहा है, प्रविधियों का प्रयोग किस लिए होता है? व्यक्ति की समस्या का समाधान के लिए होता है। और यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी जाएगा, बी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, इसको देखो। 37 क्या कहता है आपसे? कहता है सामाजिक निदान सामाजिक व्यक्तिक कार्य प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंश है। देखो भाई, समाज कार्य के अंगों के रूप में या अंश के रूप में या पार्ट के रूप में अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, अनुवर्तन, सभी अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम दिया, कहा कि एक अंश है प्रक्रिया का। तो ये बात तो सत्य होनी चाहिए। क्या सोशल डायग्नोसिस सोशल व्यक्तिक प्रोसेस का, सामाजिक व्यक्तिक कार्य की प्रक्रिया का एक अंश है, एक अंग है, एक पार्ट है जिसका नाम सामाजिक निदान है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए, ये बात सत्य आपने बताया। दूसरी बात कहता है या चिंतनशील मनन है, यह चिंतनशील मनन है जो समस्या समाधान प्रक्रिया को दिशा देता है। निदान जो है ना, एक विचारणीय प्रक्रिया है, एक मनन प्रक्रिया है निदान। और निदान कहता है ये आपसे कि तथ्यों के आधार पर उपचार के प्रक्रमण को या प्रक्रम को दर्शाना या समस्या के कारणों को जानना, समस्या के कारणों को जानना ही निदान कहलाता है। तो समस्या का कारण जानने के लिए आप चिंतन करेंगे, यस या नो? और जब आप उस बात का मनन, कारण जानना है आपको, मेरा कारण जानना, तो आप सोचोगे कि भाई सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या बात है। और उस कारण को जानने के बाद, जो कारण आपने मुझसे जाना, मेरे अंदर कारण, उस कारण को बेसिकली इसलिए आपने यहाँ पे जानने का प्रयास किया क्योंकि आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान किया जाए। और वही कारण उपचार की ओर लेके जाएगा, वही कारण उपचार की ओर लेके जाएगा। तो ये तो आपने विचार अपने किया प्रश्नों के आधार पर, तो आपने कहा कि ये बातें दोनों सत्य हैं, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ दोनों लोग कहेंगे, आप लोग ये बात का सर जो है सत्य भी है, कंटेंट जो भी कंटेंट दिया गया है सत्य है। परंतु बात आती है व्याख्या की। तो देखिए, एक बात तो ये सत्य है कि निदान के बारे में आप जब यहाँ पे प्रक्रिया रखा तो इस प्रक्रिया का अंश माना, और यही अंश बेसिकली मनन की पार्ट हुआ, समस्या समाधान की प्रक्रिया का दिशा दिया। तो एक प्रकार की यहाँ पर व्याख्या भी है, लेकिन आर्य की व्याख्या करते हैं। हाँ, लेकिन आपको क्योंकि लगाना है, क्योंकि लगा के इस सवाल को करना है।
है ना। सुनिए, सामाजिक निदान सामाजिक व्यक्तिक कार्य प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंश है, एक अंग है, एक पार्ट है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो क्यों? तो आपने कहा क्योंकि सर निदान में ना एक चिंतनशील मनन प्रोसेस होता है, और जो चिंतनशील मनन प्रोसेस हम करते हैं वो समस्या समाधान की प्रक्रिया के लिए करते हैं, या समस्या समाधान प्रक्रिया को दिशा देता है, इस दिशा देने की प्रक्रिया में करते हैं। इसका मतलब है कि ये निदान का सही व्याख्या बन रही है, और यह स्टेटमेंट आपका क्योंकि से सत्य हो जाता है। आपको उस बात को सत्य साबित करना है। क्या ऊपर की लाइन की व्याख्या, एक की व्याख्या आर के द्वारा की गई बातों को प्रस्तुत कर देता है? यदि है तो आप व्याख्या को दर्शाएंगे, अदरवाइज नहीं दर्शाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब देने पड़ेंगे इसके रूप में। अगला सवाल समझ में आ रहा है? प्लीज़ कोई भी बच्चा, अगर किसी के मन में कोई देखो डाउट अगर बन रहा है तो ये समय है ऐसे प्रश्नों का आप करें और समझें। ठीक है, अभी करेंगे बात। ठीक है, अभी चलिए अब। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से बातों को सुनना है, और आगे जो क्वेश्चंस करने वाला हूँ फिर आपको वही चीज़ों को आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो बार बार आपको करनी ही चीज़ें, वो आपके जहन में रहेगी। 1.5 महीने या रह गए अभी आपके पास, 16 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मान चलिए कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा आ जाना चाहिए कथन कारण वाला क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको अच्छा नंबर देगा। साक्षात्कार के तात्पर्य में कहा कि साक्षात्कार से तात्पर्य है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन और बातचीत से लगाया जाता है। अच्छा भाई, कितने लोग इस बात से सहमत है कि जो इंटरव्यू होता है वो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन या हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, तो एक प्रकार का इंटरव्यू कहलाता है। सत्य है ये बात? यस सर, सत्य है सर। अच्छा जी, यानी आप इस बात से सभी लोग सहमत हैं। चलो मैं भी सहमत हूँ आपसे। फिर दूसरा, साक्षात्कार व्यक्तिगत सेवा कार्य का मुख्य माध्यम है। ये भी सही है सर, ये भी सही है। अब आपको बताना है यहाँ पे व्याख्या है या व्याख्या नहीं है। पहले आप बताइए। सर नहीं है सर, अपने मन से बोलिएगा, कोई भी बच्चा नकल नहीं करेगा। दोनों सही है। व्याख्या करता है सर नहीं करता है सर, नहीं करते। कोई बात, मैं बताऊंगा। मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूँ, आप कहाँ तक सोच रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या व्याख्या है? जितने बच्चे कह रहे हैं व्याख्या है, जितने बच्चे व्याख्या कह रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। अब सुनिए जाए, अगर व्याख्या है या व्याख्या नहीं है, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले तो ये बात से मैं आपसे रूबरू करवा दूं कि साक्षात्कार में ये बात कही गई कि ये औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन बातचीत से होता है, ये इंटरव्यू कहलाता है। ये बात सत्य है। इंटरव्यू बेसिकली एक सोशल केस वर्क का मुख्य माध्यम है, और मुख्य माध्यम का मतलब ये हुआ कि भाई इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के माध्यम से ही हम सोशल केस वर्क के बारे में पूरी डिटेल जानकारी वगैरह क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि साक्षात्कार जो होता है व्यक्तिगत सेवा कार्य का एक मुख्य माध्यम है, एक मुख्य माध्यम है ना। इंटरव्यू जो व्यक्ति के परस्पर संपर्क और क्रमबद्धता प्रणाली को जोड़ता है, मुख्य माध्यम है जो बेसिकली आंतरिक जीवन में अधिक और कम काल्पनिकता को प्रविष्ट कर देता है। संवाद, मौखिक प्रत्युत्तर की बात भी, मौखिक प्रत्युत्तर की बात भी इंटरव्यू में आ जाता है। दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। सुनिए, व्याख्या में पहले क्योंकि लगाता हूँ। कहता है कि साक्षात्कार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन या बातचीत से लगाया जाता है, क्योंकि साक्षात्कार व्यक्तिगत सेवा कार्य का मुख्य माध्यम है।
मुख्य माध्यम है जो वजह दर्शाता है कि साक्षात्कार का मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन से बातचीत करके हम ये बात लगा सकते हैं। देखिए, सुनिए और इस बात को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखिएगा। साक्षात्कार ना वार्तालाप करने की और बातचीत करने का एक भिन्न प्रक्रिया है, एक अलग प्रक्रिया है। मुख्य माध्यम है लेकिन डिफरेंट है। अब आप सोच रहे हो सर कैसे डिफरेंट है? मैं आपको बता दूं कि साक्षात्कार ज्ञात उद्देश्यों के लिए किया जाता है, पारस्परिक संपर्क है। यदि पारस्परिक संपर्क में कोई उद्देश्य नहीं है तो इसे साक्षात्कार कहा ही नहीं जाएगा। इसे एक वार्तालाप की श्रेणी में रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ ये बात परिभाषित करता है साक्षात्कार की परिभाषा। दूसरी लाइन ये दर्शाती है कि ये जो केसवर्क है, ये केसवर्क का एक माध्यम है इंटरव्यू, जिससे हम डेटा को करते हैं कलेक्ट। डेटा को क्या करते हैं हम यहाँ पे? कलेक्ट, है ना। और इंटरव्यू कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, भिन्न तरीके से होता है, भिन्न तरीके से होता है। तो व्यक्तिगत कार्यकर्ता यानी आप सेवार्थी के विषय में जानकारी के बहुत से स्रोत बंद हो जाएंगे, तो व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता पर से सेवार्थी का विश्वास उड़ जाता है। तो उस कंडीशन में साक्षात्कार एक अहम भूमिका निभाता है। तो वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। डेटा हमें बाहर निकालना है, संबल विधि का प्रयोग कर दिया, अर्थ निरूपण का प्रयोग कर दिया, स्पष्टीकरण का प्रयोग कर दिया, इसका यूज कर दिया हमने, तो वहाँ पे डेटा मिल जाता है। लेकिन सवाल जब कहा ये इंटरव्यू के बारे में, ये इंटरव्यू की बात एक डेफिनेशन है। कारण कहता है इंटरव्यू जो है ये बेसिकली व्यक्तिगत सेवा कार्य का मुख्य माध्यम है, एक मीडियम है, एक मीडियम है सोशल केसवर्क का, जो डेटा कलेक्ट करने का। ये तो एक अलग टेक्निक है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक टेक्निक है, एक बातचीत से संबंधित एक बात अगर मैं आपसे करूं, एक मनोचिकित्सक के अंतर्गत या व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक माध्यम का प्रयोग किया, वो है इंटरव्यू। डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ इंटरव्यू की जो ऊपर परिभाषा दिया, औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन बातचीत से लगाया जाता है, उसने ये नहीं कहा कि यही इंटरव्यू साक्षात्कार व्यक्ति के परस्पर संपर्क की एक क्रमबद्ध प्रणाली है। अगर ये लिखा होता तो व्याख्या होता। अगर कहता कि यही जो इंटरव्यू व्यक्ति के परस्पर संपर्क, क्योंकि परस्पर संपर्क का मतलब यही बनता है कि औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन या बातचीत से लगाया जा रहा है। तभी ये जो बात यहाँ पर कह रहा है कि औपचारिक अनौपचारिक में, ये तब कहता है परस्पर संपर्क की एक क्रमबद्ध प्रणाली है, जहाँ या जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के और अनौपचारिक तथ्यों को ज्ञात कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो चीज़ें होती तो ऑप्शन सही होता। अच्छा, कितने बच्चे जी बताइए, बोलिए सर क्लियर नहीं हुआ सर। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि सर दोनों एक दूसरे की व्याख्या है सर। आप जो बता रहे हो क्लियर नहीं हो पाया सर। आर की व्याख्या नहीं करता है और AR सही है दोनों। हाँ, अब सुनिए सिराज, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। सिराज मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जिन बच्चे ने नहीं समझा समझिए। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन बातचीत से लगाया जाता है, ये बात जानते हैं आप। अच्छा, आप ये बात जब जानते हैं तो आप ये भी तो कह सकते हो कारण में कि व्यक्ति के परस्पर संपर्क की क्रमबद्ध प्रणाली है। जब परस्पर संपर्क की क्रमबद्ध प्रणाली है ना, तभी तो आप ये बात कहोगे कि औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन से बातचीत लगाया जा रहा है, तभी तो ये परिभाषा डिफाइन होगी। अदरवाइज नहीं हो सकती, है, क्योंकि साक्षात्कार दूसरे के संपर्क में या उसके क्रमबद्ध प्रणाली के माध्यम से हम जब कोई तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं ना, तो हम औपचारिक या अनौपचारिक मूल्यांकन करते हैं।
कोई तथ्य हमें लेना है तब करते हैं हम इसका प्रयोग। और इसका मतलब यही है कि उसके साथ परस्पर संपर्क होना चाहिए, एक क्रमबद्ध प्रणाली होनी चाहिए, तब हम ये मूल्यांकन सही तरीके से कर पाएंगे इंटरव्यू में, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। भाई आपसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरा इंटरव्यू लेने का जो मोटो है परस्पर व्यक्ति के संपर्क की एक क्रमबद्ध प्रणाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं इंटरव्यू जैसे मैं कोई आपसे अलग डेटा, आप समस्या से संबंधित अगर मैं आपसे कोई डेटा बातचीत कर रहा हूँ तो उस समस्या से ही रिलेटेड पूछूंगा ना। समस्या से मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ जब भी किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं या कोई आप समस्या को बारे में आप जानकारी या तथ्य आप कलेक्ट करें तो उस समस्या से रिलेट होनी चाहिए, और रिलेट होगी तभी वो परस्पर होगा। परस्पर संपर्क की एक क्रमबद्ध प्रणाली है, तभी ये औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन की बातचीत से लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। जब परस्पर नहीं होगी तो मूल्यांकन या उसकी बातचीत से नहीं लगा सकते। दोनों पक्षों के बीच में अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए हम इंटरव्यू का प्रयोग करते हैं। सौहार्दपूर्ण संबंध और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं। अब सौहार्दपूर्ण संबंध और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ये पहला स्टेटमेंट बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट अलग है, ये एक माध्यम है। साक्षात्कार व्यक्तिक सेवा कार्य का एक मुख्य माध्यम है डेटा कलेक्ट करने का, ना कि पहली जो हाँ कथन है वो सर डेफिनेशन है। हाँ, और जो दूसरा है वो एक मीडियम है, वो एक टेक्निक है, वो मीडियम है। पहला एक इंटरव्यू को डिफाइन कर रहा है, दूसरा इंटरव्यू के केसवर्क में बताया जा रहा है कि ये एक प्रकार का प्रविधि है, मेथड है। ये बता आपको ये कहते भाई कि आप यहाँ पे इस मेथड इंटरव्यू का मुख्य माध्यम है, साक्षात्कार व्यक्तिक सेवा कार्य का मुख्य माध्यम है, क्योंकि अब यहाँ पे ए वाला लिख देता आर में, अब यहाँ पे आर लिखता तो इसकी व्याख्या बन जाती। क्या हो जाती? व्याख्या हो जाती। अगर ए में ऑप्शन आर वाला होता और आर में ऑप्शन ए वाला होता तो होता यहाँ पर व्याख्या, अदरवाइज नहीं व्याख्या। उल्टा लिखा है। प्रश्न फिर से देखिए, ऑप्शन देखिए, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया सर। ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलो बहुत बढ़िया सिराज, अच्छा लगा सुनकर कि क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये एकाध ऐसे प्रश्न हैं जो ऊपर नीचे हो रहे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मौका है। इस तरीके के प्रश्न भी और एक आध दो मिलेंगे, उस पर और विचार करना है, हमें जानना होगा, हमें ऊपर नीचे दोनों बातें पढ़नी होगी, तब हम उस चीज़ को स्पष्टीकरण कर पाएंगे, है ना। फिर एक सवाल, सामाजिक व्यक्तिक कार्य में समस्त सहायता का आधार संबंध होता है। सोशल केस वर्क का जितने भी समस्त मदद है, समस्त हेल्प है, सहायता है, उसका आधार संबंध होता है, उसका आधार संबंध होता है। 110% गारंटी के साथ कहूँगा कि ऑप्शन आपका पहला वाला सत्य है। दूसरी बात देखिए, सोचिए तो सही, सोशल केस वर्क में समस्त सहायता का आधार जो है, बेस जो है संबंध। अगर संबंध ही नहीं होगा भाई तो सुनिए, आप उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कर पाएंगे या डेटा कलेक्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते आप। घनिष्ठ संबंध होना, सौहार्दपूर्ण संबंध होना, आदर करना, अच्छा व्यवहार करना उसका, तभी तो डेटा देगा। आप जाइए रूडली बात करिए, ओ इधर आ भाई, बता जरा अपना क्या है, ये सब बताएगा वो, पहले ही भग जाएगा वो आपसे, है कि नहीं? ये तो आपका गलत हो जाएगा फिर। तो इस संदर्भ में ये पॉइंट आपका सत्य है। व्यक्तिक संबंध समस्त समस्याओं का हल करने में सहायता कर सकते। अरे फिर से सुनिए, व्यक्तिक संबंध, बात को ध्यान सुनिए, मैं सर्कल किया हूँ। व्यक्तिक संबंध हो सकता है अंतराल प्रत्यंतराल वाली प्रक्रिया, समस्याओं का हल करने में सहायता कर सकता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? प्लीज हाथ करिए, बताइए जरा एक बार। सर गलत है। बिल्कुल गलत है। सिराज जी कुछ इस प्रश्न पर अपना टिप्पणी डालोगे? सिराज, टिप्पणी डालोगे इस पे?
बिल्कुल बिल्कुल सर, व्यक्तिगत संबंध इंडिविजुअल्स रिलेशन नहीं बनाना चाहिए सर, ये प्रिंसिपल्स भी बोलता है सर। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपने सही सोचा, आपने यहाँ पे करेक्ट जवाब दिया है आपने। ऑप्शन आपका जो बनेगा यहाँ पे ए वाला सही बनेगा और आर वाला गलत बनेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार ऑप्शन फिर दिखाऊंगा और आप बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। हाँ ठीक, अब फिर से मैं बस सवाल को रिपीट करूँगा, एक बार फिर से सवाल को रिपीट करूँगा, सुनिएगा, समझाता भी हूँ। सुनिए, कहता है कि व्यक्तिक सेवा कार्य समस्त सहायता का आधार संबंध होता है। देखिए बात सत्य है कि अगर हम किसी भी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं और उस समस्या के बारे में अगर उस सेवार्थी से अगर हम अच्छे से बात व्यवहार ना करें या कोई उसके साथ रूडली व्यवहार करेंगे तो वो कभी भी डेटा नहीं देगा और हमारे लिए वो बेनिफिट होगा ही नहीं। पहली बात, हम अब देखिए अपने घरों में भी कहते होंगे बातचीत की भाई कि किसी मसले को या किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमें शांति से बात करनी चाहिए, है कि नहीं, तभी उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। आप लोग खुद बोलते होंगे अपने घरों में या किसी अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना, और ये बात सत्य है। हम समस्त सहायता का आधार अगर उस सेवार्थी के साथ या परिवार के साथ, बुजुर्ग के साथ, महिलाओं के साथ अगर संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो उसकी समस्या का जो है समाधान ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा कहता है कि व्यक्ति जो व्यक्ति संबंध है, व्यक्ति का जो संबंध है, जो रिलेशन है, समस्त समस्याओं का हल करने में सहायता कर सकता है। अब ये गलत बात है। व्यक्तिक संबंध जो होता है वो बेसिकली अंतरण प्रत्यंतरण को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्तिक संबंध इंडिविजुअल संबंध बता रहा है, ये इंडिविजुअल संबंध बता रहा है। लेकिन यहाँ तो कहा ना व्यक्तिक सेवा कार्य में बताया था, समस्त सहायता का कार्य में बताया था, यहाँ में शब्द यूज नहीं है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। समस्त समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति यूनिक है, समस्याएं यूनिक होंगी, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कैसे हम मान सकते हैं कि भाई एक ही समस्या का एक ही विधि सभी लोगों पर लागू कर दो, है ना, गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 40 है ना, सुनिए, विचार करना है आपको, विचार करना है, क्या करना है, प्लीज म्यूट आइए, प्लीज एक बार म्यूट होइए, प्लीज एक बार म्यूट होइए भाई, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। सुनिए, कहता है आपसे क्या, आपसे सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अध्ययन व्यक्तिक सेवा कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। अच्छा देखिए, ये बात तो सही भाई कि प्रक्रिया है, व्यक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया में अध्ययन एक चरण महत्वपूर्ण होता है, जहां हम लोग मानव सामाजिक अध्ययन करते हैं, चाहे वो मानसिक समस्या हो, सामूहिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, नैतिक समस्या हो, भाषाई समस्या हो, इत्यादि जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हम अध्ययन से ही पता लगाते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट पर अगर मैं विचार करूँ आप लोगों से तो ये विचार क्या है, सत्य है। दूसरा कहता है व्यक्तिक अध्ययन का जो सिद्धांत है, व्यक्तिक अध्ययन का जो सिद्धांत मतलब अध्ययन का मतलब ये होता है कि आप प्रिंसिपल्स वाइज बने, एक प्रकार से प्रिंसिपल वाइज करने का मतलब ये हुआ कि सिद्धांतवादी, और सिद्धांतवादी का मतलब ये कि जब भी कोई क्रिया आप कर रहे हैं तो उस दौरान में भेदभाव रहित होके, एक तटस्थ होकर उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर बातचीत करें, वही व्यक्तिक अध्ययन का सिद्धांत कहलाता है। अध्ययन का सिद्धांत है ये, आप ये मत सोचिएगा कि व्यक्तिक सेवा कार्य का सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं व्यक्तिक अध्ययन का प्रक्रिया में जो अध्ययन शब्द है उसका एक सिद्धांत आपको बता रहा हूँ। तो उसका जो सिद्धांत ये है कि सेवार्थी की समस्या उसके विषयगत पक्षों का अध्ययन करना चाहिए, ना कि वस्तुगत विषयगत जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का समाधान करने के संबंध में पूरी डिटेल जानकारी लेनी चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, है कि नहीं, बताइए एक बार, बताइए। हाँ, फिर तीसरा कहता है व्यक्तिक सिद्धांत का उद्देश्य। अब देखो यहाँ मैंने व्यक्तिक सिद्धांत का उद्देश्य मेंशन किया। अब आप सोच सकते हो कुछ समय के लिए स्वीकृति का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, अनिर्णायक का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ठीक है, इसी तरीके से स्वीकृति का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, जिस तरीके से मैंने 7 रेव फ्लेक्स जो है फेलिक्स बेस्टेड का 1957 में 7 सिद्धांत बताया, उनके बारे में आप सोच सकते हो। तो कहा कि सेवार्थी से संबंधित सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है।
क्या आप बताइए? सेवार्थी का आर्थिक अध्ययन नहीं करेंगे? क्या पर्यावरणीय पक्षों का अध्ययन नहीं करेंगे? क्या सामाजिक अध्ययन नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो या स्टेटमेंट भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरी पॉइंट, लास्ट, वैयक्तिक अध्ययन में सेवार्थी समस्या के निदान का प्रथम शर्त है। वैयक्तिक अध्ययन ही सेवार्थी की समस्या के निदान का प्रथम चरण है। बताइए, क्या ये बात सत्य है? गलत? सत्य है। को एक बच्चा ने कहा गलत है, मैं बताता हूँ कैसे गलत उन्होंने कह दिया। उन्होंने सोचा कि प्रथम चरण तो अध्ययन होता है, यहाँ पे तो निदान लिखा है। अरे भाई ये बात नहीं है, बात विचार वाली है। प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। प्रश्न का निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यही ये कैसा प्रश्न है? लॉजिकल है, तार्किक प्रश्न है। विचार करने का मतलब ये होता है अप्लाइड प्रश्न है ये, और विचार करना है आपको। विचार में मतलब आपका वैयक्तिक अध्ययन जो अध्ययन कर रहे हो, उस अध्ययन में सेवार्थी की समस्या का निदान का प्रथम चरण बनेगा। हमें उस अध्ययन से जो पता चलेगा समस्या, जो कारण, तो उस कारणों को समाप्त करने के लिए या उस कारणों को जानने के लिए प्रथम चरण या प्रथम शर्त होती है। अध्ययन हम करते हैं कारण जानने के लिए कि समस्या है कहाँ, तो प्रथम शर्त है। यहाँ प्रथम चरण का प्रथम पॉइंट नहीं पूछा, पहली बिंदु नहीं पूछा, प्रथम शर्त। शर्त का मतलब होता है कि आपको वो काम करना है सबसे पहले, उसका समस्या का समाधान। ये तो गलत नहीं है, ये सत्य है। समझ में आया मैडम? जिस बच्चे ने कहा था ये गलत है, समझ में आया? प्लीज़ बताइए। हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग। कल आपकी जो है चलेगी क्लास ग्रुप वर्क पर, ठीक है? अभी मैं एक ही क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ, मैंने कल बताया भी था, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग थोड़ा सा, और कल मैं आपका ये जो है स्टार्ट कर दूँगा। बस केवल यही सप्ताह में थोड़ा सा चल रहा है आगे पीछे, आगे नेक्स्ट सप्ताह में मैं आप सभी को इसी सप्ताह में बेसिकली मैंने बोला भी कल हो सकता निकल लूँ मैं दिल्ली के लिए, कल के लिए है ना? ठीक है, कल के लिए यही। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछ सकते हैं आप। सर कथन कारण वाले क्वेश्चन